Assalamualaikum everyone. Today our topic of discussion is insulin. अब ग्लूकोज जो है वो मेजर रेगुलेटर होता है इंसुलिन रिलीज का। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज एंटर होता है थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये बीटा पैंक्रियाटिक सेल इन्होंने दिखाया हुआ है और ये GLUT2 रिसेप्टर है। ग्लूकोज अंदर आया, यहाँ पर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ, जिससे एटीपी ज़्यादा जनरेट हो गई। एटीपी जब जनरेट होगी तो वो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स को क्लोज करवा देगी। उसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगी। और सल्फोनाइल यूरिया जो होते हैं हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वो भी इसी लेवल पे एक्ट करते हैं, यानी वो पोटाशियम चैनल्स को क्लोज करवाते हैं। जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की, तो उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और यहाँ से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और इंसुलिन की जो है वो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी और फिर वो ब्लड में जाके एक्ट करेगी। अब ये बनती कैसे है? पहले ये बनती है प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। उसके बाद प्री सिग्नल उतर जाता है और बच जाती है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन फिर ये सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर होती है और वहाँ से फिर इसकी क्लीवेज होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है, तो इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है इन इक्वल अमाउंट। क्या प्रो इंसुलिन में दो चीज़ें हैं, इंसुलिन है और सी पेप्टाइड है। तो अगर हमने डिफरेंस करना हो कि पेशेंट ने एंडोजिनस एक्सोजिनस इंसुलिन लिया है या एंडोजिनस इंसुलिन की सिक्रीशन हुई है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है या इंसुलिनोमा में होती है, ठीक है, तो उसमें हम सी पेप्टाइड का लेवल करवाते हैं। अगर तो सी पेप्टाइड का लेवल भी उतना ही है जितना कि इंसुलिन का है, इसका मतलब है एंडोजिनस इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। और अगर सिर्फ इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है पेशेंट ने बाहर से इंसुलिन ली है, ठीक है। अब सिंथेसाइज पैंक्रियाज में होती है और क्लियरिंग इसकी लिवर में भी होती है और किडनी में भी होती है। ये एक्ट किस तरह करता है? थ्रू काइनेज, टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है। टायरोसिन काइनेज इसका रिसेप्टर होता है, वहाँ पर जाकर ये लगता है। टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन होती है, इसके आगे दो पाथवे होते हैं, फॉस्फोइनोसिटाइल काइनेज पाथवे और मैप काइनेज पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है कि ये वेसिकल्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा करवा देता है। यानी वेसिकल्स जो हैं वो जाके मेम्ब्रेन में लग जाते हैं, ठीक है। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज की। और GLUT4 जो है वो सिर्फ ऐसा रिसेप्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यानी कि इंसुलिन जब एक्ट करती है तब ये जाके मेम्ब्रेन में लगता है और फिर ग्लूकोज अंदर आती है। इसके अलावा ये एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इसने ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन हर चीज़ की सिंथेसिस करनी है। मैप काइनेज पाथवे के थ्रू इसने सेल ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस करवानी है। इसने सारी चीज़ों को जो है वो बनाना है, क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। एनाबॉलिक इफ़ेक्ट कौन-कौन से हैं इसके? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करवा देगा स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में GLUT4 रिसेप्टर होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेसिस, उसकी स्टोरेज, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस ज़्यादा करवा देगा, ज़्यादा सोडियम रिटेंशन करवाएगा किडनीज़ में, मसल्स में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम करवाएगा और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकागॉन की रिलीज़ कम करवाएगा, लिपोलिसिस कम करवाएगा एडिपोज टिश्यू में, यानी कि तोड़ने वाले काम कम करेगा और बनाने वाले काम ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोज प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है जबकि इंसुलिन नहीं करता। तो जिन मदर्स को डायबिटीज़ होती है तो उनमें एक्सेस ग्लूकोज जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है और वहाँ जाकर फीटल इंसुलिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। अब इसके कुछ रिसेप्टर्स हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट हमने देख लिया, सिर्फ GLUT4 है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में होता है और स्ट्राइटेड मसल में होता है। वह इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि GLUT4 रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्सरसाइज भी जो है वो इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा करवाती है, तो एक्सरसाइजिंग मसल्स को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्लूकोज अपटेक के लिए, जबकि एडिपोज टिश्यू और स्ट्राइटेड मसल्स को ज़रूरत होती है इंसुलिन की। जब इंसुलिन आके एक्ट करेगी तब इसका एक्सप्रेशन होगा और फिर ग्लूकोज अपटेक होगी। इसके अलावा बाकी सारे रिसेप्टर्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट हैं।
इनके डिफरेंट नेम्स हैं। वन जो है वो आरबीसीज में होता है, ब्रेन, कॉर्निया और प्लेसेंटा में। टू बीटा आइलेट सेल्स में होता है, यहाँ पे जो हमने देखा था। और लिवर में, किडनी, जीआईटी में। ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ग्लूकोज को इनटू आउट और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में ग्लूकोज की ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। और थ्री वाला ब्रेन में है और प्लेसेंटा में। फाइव जो है वो इम्पोर्टेंट होता है फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट में, और ये स्पर्मेटोसाइट्स में होता है, जीआईटी में। ठीक है। इसके बाद जो ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है और 2 है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अब यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि ब्रेन जो है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज को, ठीक है, लेकिन वो स्टारवेशन के केसेस में कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ करता है, जबकि जो आरबीसी है वो सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंसुलिन का रिस्पॉन्स ओरल ग्लूकोज से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आईवी अगर हम ग्लूकोज दें। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं ना, तो उसके बाद इनक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड GIP। ठीक है, ये इंसुलिन मील्स के बाद रिलीज़ होते हैं और ये बीटा सेंसिटिविटी ज़्यादा करवा देते हैं टू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक मतलब इन्होंने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है ब्लड में, तो इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवा देंगे, ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कम करवा देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करवाते हैं। इसलिए इसके अलावा ये एपेटाइट सप्रेशन भी करवाते हैं, इस वजह से हम इसको ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसकी रिलीज़ कम होती है बाय अल्फ़ा 2 और इंक्रीज़ होती है बाय बीटा 2 स्टिमुलेशन।